Hello children, good morning. I'm going to teach you 10th chapter of history, new political formation in the 18th century CE. In this chapter you will learn about the cause of the decline of Mughal Empire after Aurangzeb, and also you will learn about the rise of the Marathas under Shivaji. Let's start. India witnessed major political upheaval in the 18th century CE. The rapid decline of the Mughal Empire. 18 सेंचुरी में इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिल रहे थे और इसी समय मुगल एम्पायर का भी पतन हो रहा था. द ब्रिटिश ऑल्सो स्टार्ट गेनिंग इन फॉर्म टू फुट होल्ड इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड दिस टाइम. और 18 सेंचुरी में ही ब्रिटिश एम्पायर जो थी वो अपना पैर जमा रही थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. लेट अस लुक दिस पीरियड ऑफ चेंज इन द ग्रेटर डिटेल. चलिए अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कौन कौन से चेंजेस इस पीरियड में हुए. फर्स्ट टॉपिक है द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर का पतन. द मुगल एम्पायर बिगेन डिक्लाइनिंग रैपिडली आफ्टर औरंगजेब डेथ इन 1707. 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर का पतन शुरू हो गया था. द एम्पायर ऑफिशियली सर्वाइव फॉर अराउंड 150 मोर ईयर्स. औरंगजेब की डेथ के बाद ऑफिशियली जो है मुगल साम्राज्य 150 साल और जिंदा रही. इसकी जो अथॉरिटी थी वो अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रखती थी. कॉज ऑफ डिक्लाइन. क्या कारण थे कि मुगल साम्राज्य का पतन हुआ. द मुगल एम्पायर हैड बिकम टू वास्ट. मुगल साम्राज्य जो था बहुत विशाल था और जो पावर थी मुगल साम्राज्य की वो पूरी की तरह सेंट्रलाइज थी. गवर्न बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी. मुगल साम्राज्य को जो है एक सेंट्रल अथॉरिटी चलाती थी, इसी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ. नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट है मोस्ट ऑफ द लेटर मुगल्स वर नॉट स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स. इस पॉइंट को बताने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बाबर से लेके औरंगजेब तक जो मुगल थे वो ग्रेट मुगल कहलाते थे और औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल हुए वो लेटर मुगल कहलाते थे. तो लेटर मुगल जो थे वो कुशल प्रशासक नहीं थे, आपस में एम्पायर को लेकर के एक दूसरे से स्ट्रगल करते रहते थे. The emperor became puppet in the hand of the nobles of the court. राज दरबार में बहुत सारे जो दरबारी थे वो काफ़ी रिच थे, पावरफुल थे, तो अधिकतर जो एम्परर थे, रूलर थे, वो इन दरबारियों के कठपुतली हुआ करते थे. तो पतन का एक ये भी रीज़न था. नेक्स्ट है जो लॉ ऑफ सक्सेशन था, यानी उत्तराधिकारी का कोई कानून नहीं था कि रूलर की डेथ के बाद कौन राजा बनेगा. तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता था, आपस में इन लोगों का झगड़ा होता था. ब्रोक आउट वेन एवर अ रूलर डाइड. जब भी कोई राजा की डेथ होती थी तो कौन राजा बनेगा इसके लिए लेकर आपस में उन लोग की झगड़ा होता था. तो इसी वजह से जो है वीकेंड द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. धीरे धीरे जो गवर्नमेंट है मुगल साम्राज्य की वो जो है स्टेबल नहीं रही. नेक्स्ट टॉप पॉइंट है औरंगजेब इंटॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी. औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति. वेरियस कम्युनिटीज़ लाइक द राजपूत, सिख, जाट एंड मराठास, इनके साथ जब तक औरंगजेब रहा तब तक उसका विद्रोह चलता रहा. नेक्स्ट टॉपिक है औरंगजेब हैज़ ड्रेन द ट्रेजरी. औरंगजेब के समय खजाना जो है पूरी तरह से खाली हो गया था. द प्रोविंसेस, मुगल प्रोविंसेस एंड द सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट हैड स्टॉप पेइंग रेवेन्यू टू द मुगल एम्पायर. बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट और जो मुगल प्रोविंसेस थे उन्होंने मुगल एम्पायर को टैक्स पेड करना बंद कर दिया था. इसके बाद जो खजाना जब खाली हो गया था तो ट्रूप फ्रॉम रिसीविंग टाइमली पेमेंट. जो सोल्जर्स जाके लड़ाई लड़ते थे उनको टाइमली पेमेंट नहीं मिलता था. दे वर देयर फॉर अनहैप्पी. इसीलिए वो खुश नहीं थे इस साम्राज्य को लेकर के. फिर इसके बाद आर्मी डिड नॉट हैव रिसोर्सेज. आर्मी के पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे ताकि वो विद्रोह को दबा सकें या दूसरे स्टेट जो अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर कर रहे हैं उनसे लड़ाई लड़ सकें. By 1750, the Maratha had captured a huge part of the Mughal Empire. 1750 में के आसपास मराठों ने मुगल साम्राज्य के बहुत बड़े हिस्से को कैप्चर कर लिया. पर्सियन रूलर नादिर शाह अटैक एंड प्लंडर दिल्ली इन 1739. पर्सियन जो रूलर था नादिर शाह, उसने 1739 में दिल्ली पर अटैक किया और उसने दिल्ली में बहुत लूटपाट मचाई.
नादिर शाह जाते समय कोहिनूर डायमंड और पीकॉक थ्रोन, जो कि शाहजहां ने बनवाया था मयूर सिंहासन, उसको भी लूट कर अपने साथ ले गया। And this was soon followed by the Afghan ruler Ahmad Shah Abdali attack on India in 1748। ठीक 9 साल बाद अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगान रूलर था, उसने भी इंडिया पर अटैक किया। The Mughal Empire never recovered from these attacks. Abdali went on to capture Punjab and defeat the Maratha in the Third Battle of Panipat in 1761 CE। मुगल एम्पायर तो अहमद शाह अब्दाली के अटैक के बाद कभी भी रिकवर ही नहीं कर पाया। अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब के बहुत सारे हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को डिफीट भी किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद तो मुग़ल एम्पायर पूरी तरह से टूट गया और ब्रिटिश के हाथों में आ गया। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ा गया था और इस बैटल में 3 नवाबों ने हिस्सा लिया था। नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला और मुग़ल रूलर शाह आलम सेकंड। इन तीनों ने मिलकर के ब्रिटिश कमांडर हेक्टर मुनरो से लड़ाई लड़ी थी। हेक्टर मुनरो ने इन्हें डिफीट किया बैटल ऑफ बक्सर में पूरी तरह से। इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद नवाब ऑफ बंगाल और मुग़ल रूलर जो थे वो पूरी तरह से ब्रिटिश पर डिपेंडेंट हो गए। तो ये सारे कॉज थे जिनकी वजह से मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ। By 1800 the Mughal Empire was restricted to a small area around Delhi। 1800 तक आते आते मुग़ल साम्राज्य जो था वो सिर्फ दिल्ली के आसपास के एरिया तक ही सिमट के बहुत छोटे एरिया में रह गया। इसके बाद जो है ग्रेट रेबेलियन ऑन 1857 का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में मुग़ल डायनेस्टी ऑफिशियली केम टू एन एंड एंड बहादुर शाह जफर सेकंड, द लास्ट मुग़ल रूलर, was overthrown by the British and exiled to रंगून। 1857 के विद्रोह के बाद जो लास्ट मुग़ल रूलर थे बहादुर शाह सेकंड, उन्हें ब्रिटिश ने सत्ता से हटा दिया और उन्हें रंगून की जेल में भेज दिया। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिपेंडेंट स्टेट एंड द स्ट्रगल फॉर ऑटोनॉमी। बहुत सारे जो स्टेट थे अपनी ऑटोनॉमी के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो थे मुग़ल प्रोविंसेस सच एज बंगाल, अवध एंड हैदराबाद। सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट राजपूत कुछ स्टेट थे जैसे मेवाड़ एंड मारवाड़, और कुछ नए स्टेट भी थे जो अपनी ऑटोनॉमी अपनी सत्ता के लिए लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। वो थे जाट जिन्होंने अपने नए स्टेट फॉर्म किए थे, मराठास एंड सिख। ये सभी के सभी स्टेट जो थे वो स्ट्रगल कर रहे थे। नेक्स्ट अब हम फर्स्ट जो स्टेट पढ़ने वाले हैं वो है बंगाल। बंगाल वन ऑफ द वेल्थिएस्ट प्रोविंसेस ऑफ द मुग़ल एम्पायर। बंगाल जो था काफ़ी रिच था, प्रोविंस था मुग़ल एम्पायर का, एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नर अपॉइंटेड बाय द मुग़ल कोर्ट। यहाँ जो गवर्नर था वही रूल करता था, पर उसे मुग़ल कोर्ट ही अपॉइंट करता था। मुर्शीद कुली खान was appointed as the governor of Bengal। मुग़ल कोर्ट ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर बनाया। एंड मुर्शीद कुली खां टेकिंग एडवांटेज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग रूलर इन दिल्ली, ही डिक्लेयर हिमसेल्फ एज नवाब ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ 1717। 1717 में मुर्शीद कुली खां ने बंगाल का नवाब अपने आप को घोषित कर दिया, क्योंकि दिल्ली में कोई भी स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था। इसी का उसने फ़ायदा उठाया। फिर इसके बाद फर्स्ट थिंग ही डिड वाज टू शिफ्ट द कैपिटल ऑफ द रीजन फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। सबसे पहले उसने क्या किया, अपना जो कैपिटल था बंगाल का वो ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर दिया। और फिर इसके बाद उसने कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन द रीजन। उसने बंगाल रीजन का जो रेवेन्यू था उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। मुर्शीद कुली खान के अंडर में बंगाल पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गया, मुग़लों के कंट्रोल से इंडिपेंडेंट कर लिया उसने। मुर्शीद कुली खान कंटिन्यू सेंडिंग पार्ट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम बंगाल टू द मुग़ल एम्परर। लेकिन मुर्शीद कुली खान जो था वो हमेशा अपनी जो बंगाल से रेवेन्यू कलेक्ट करता था, तो जो मुग़ल राजाओं का जो हिस्सा बनता था उसे हमेशा मुग़ल राजाओं के पास भेज दिया करता था, इसलिए कुछ झगड़ा नहीं होता था।
मुर्शीद कुली खान के बाद जो उसके सक्सेसर हुए, जो उसके उत्तराधिकारी हुए, वो थे सुजाउद्दीन एंड द अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान जो थे, इसी बीच क्या हुआ, मराठास लॉन्च ए सीरीज ऑफ अटैक ऑन द प्रोविंसेस। मराठों ने लगातार इस प्रोविंसेस पर अटैक किया। एंड ईस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट इंटरफेयरिंग इन द रनिंग ऑफ द स्टेट। मराठी एक तरफ अटैक कर रहे थे और दूसरी तरफ जो ब्रिटिश हुकूमत थी, नॉट हुकूमत, ईस्ट ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने यहाँ के स्टेट को चलाने में भी इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इन 1717 द मुगल एम्पर ग्रांटेड द कंपनी द राइट टू ट्रेड इन बंगाल विदाउट पेइंग टैक्सेस। 1717 में मुगल राजा जो थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना टैक्स पेड किए ही बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी थी, जिसकी वजह से इसका फ़ायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उठा रही थी। सिराजुद्दौला नवाब अलीवर्दी खान ग्रैंडसन, अलीवर्दी खान के ग्रैंडसन थे सिराजुद्दौला, ट्राई टू रेसिस्ट द ग्रोइंग द पावर ऑफ द ब्रिटिश। वो जो थे वो ब्रिटिश के पावर को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन 1757 के बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश ने सिराजुद्दौला को बुरी तरह से डिफीट किया। तो ये थी स्टोरी बंगाल की कि किस तरह से बंगाल पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। नेक्स्ट जो स्टेट हम पढ़ने वाले हैं वो है अवध। अवध वॉज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लान। अवध का मतलब होता है जिसका वध न किया जा सके। अवध जो था वो गंगा के प्लान एरिया में, जो वो काफ़ी फर्टाइल एरिया है, वहाँ लोकेटेड है। ये रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज एंड आर सर्विंग एज अ की लिंक फॉर द ट्रेड बिटवीन द बंगाल एंड द नॉर्थ इंडिया। अवध का जो एरिया है वो लिंक करता है बंगाल और नॉर्थ इंडिया को ट्रेड करने के लिए, और काफ़ी रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हर साल गंगा में जब बाढ़ आती है तो फर्टाइल सॉइल आते हैं, जिनकी वजह से ये एरिया काफ़ी रिच है। नेक्स्ट जो है यहाँ पढ़ेंगे हम लोग कि मुग़ल कोर्ट ने किस को गवर्नर यहाँ अपॉइंट किया। तो सादात खान बुरहानुल मुल्क अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द अवध इन 1772। 1772 में बुरहानुल मुल्क सादात खान को गवर्नर अपॉइंट किया गया। ही स्टैब्लिश हिज कैपिटल एट फैजाबाद। बुरहानुल मुल्क ने अपना कैपिटल फैजाबाद बनाया। एंड अवध फ्लरिश अंडर द सादात खान। अवध जो था सादात खान के अंडर में काफ़ी फल फूल रहा था और काफ़ी डेवलप भी था। ही सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ द लोकल जमींदार्स। उसने बहुत सारे जो लोकल जमींदार जिन्होंने सादात खान का विद्रोह किया, उनके विद्रोह को उसने दबाया भी। और फिर इसके बाद एंड ब्रॉड बैक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इन दिस रीजन। इस रीजन में काफ़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लेकर के आया। लेकिन बाय टाइम ऑफ द डेथ ऑफ 1739 में जब सादात खान की डेथ हो गई, उसके बाद सादात खान वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन इन लॉ सफदर जंग। सफदर जंग जो है वो अवध का गवर्नर बना। अवध रीच द हाइट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी ड्यूरिंग दिस रेन एंड सफदर जंग सक्सेसर सुजाउद्दौला। और इसके बाद जो है असाफुद्दौला द फोर्थ नवाब शिफ्टेड हिज कोर्ट फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ। जो असाफुद्दौला थे उन्होंने अपना जो कैपिटल था वो चेंज किया, शिफ्ट किया, फैजाबाद से लखनऊ बनाया। तो इस तरह से जो अवध के नवाब थे उनके समय काफ़ी ऊंचाई, मतलब फाइनेंशियल बोलें या फिर आर्किटेक्चर, लिटरेचर, इन सब में जो है लखनऊ बिकेम फेमस फॉर इट्स कल्चर, म्यूज़िक, डांस एंड पोइट्री। इन सब में लखनऊ काफ़ी फेमस हुआ। और जो यहाँ के नवाब थे उन्होंने बहुत सारे ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट बनवाए, सच एज़ द बड़ा इमाम बाड़ा एंड रूमी दरवाज़ा। ये काफ़ी पॉपुलर है मॉन्यूमेंट यहाँ के। नेक्स्ट जो स्टेट हम पढ़ने वाले हैं वो है हैदराबाद। द किंगडम ऑफ हैदरा वॉज स्टैब्लिश इन 1724 CE बाय द कुमारुद्दीन चीन किलीज खान। कुमारुद्दीन चीन किलीज खान ने हैदराबाद को स्टैब्लिश किया 1724 में, और उसको मुग़ल एम्परर ने टाइटल दिया था निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ। और फिर इसका भी उसने बहुत ही एडवांटेज उठाया, उसका फ़ायदा उठाया दक्कन में। कुमारुद्दीन स्टार्टेड हैदराबाद। उसने हैदराबाद
को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, बट ही नेवर डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस ओपनली। लेकिन कुमारुद्दीन चीन किलीज खान काफ़ी चालाक किस्म का था, उसने कभी भी अपने आप को इंडिपेंडेंट ओपनली घोषित नहीं किया। कुमारुद्दीन फाउंडेड द आसफ जाही डायनेस्टी, उसने आसफ जाही डायनेस्टी को फॉर्म किया था, और उसके सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे, नोन एज द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के निज़ाम कहलाए। द रूलर ऑफ द निज़ाम सॉ हैदराबाद ग्रो बोथ कल्चरली एंड इकोनॉमिकली। जो निज़ाम थे हैदराबाद के, उनके समय में हैदराबाद काफ़ी ग्रो किया, डेवलप हुआ कल्चरली और इकोनॉमिकली भी। निज़ाम कंटिन्यू टू रूल हैदराबाद टिल अ ईयर आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। हैदराबाद के जो निज़ाम थे, जब तक आज़ाद हुआ इंडिया तब तक यहाँ रूल करते रहे, और उसके बाद जो है हैदराबाद को इंडिया में मर्ज कर दिया गया। नेक्स्ट जो स्टेट है वो है मैसूर। मैसूर भी एक पावरफुल किंगडम था। हैदर अली जो है यहाँ के मिलिट्री कमांडर थे पहले, लेकिन धीरे धीरे अपने उनकी रैंक बढ़ती गई, और फिर इसके बाद इवेंचुअली ओवरथ्रो द रूलर ऑफ मैसूर, उन्होंने मैसूर के राजा को उखाड़ फेंका और उसकी जगह अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया 1761 में। तो उन्होंने बहुत सारी अनेबल टू रीड एंड राइट, हैदर अली जो थे वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन उनका जो स्किल था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल काफ़ी पावरफुल था, और वो अच्छे कमांडर भी थे। एंड टू विन मोस्ट ऑफ द बैटल ही फॉट अगेंस्ट द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मराठास एंड द ब्रिटिश। उन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैदर अली ने, वो सब की सब उन्होंने जीती। टीपू सुल्तान ऑल्सो नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर एंड सक्सीडेड हिज फादर हैदर अली। हैदर अली की डेथ के बाद जो है टीपू सुल्तान जो है वहाँ के राजा बने, उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। मच लाइक हिज फादर, टीपू सुल्तान अधिकतर अपने पिता की तरह ही थे, काफ़ी जो थे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल भी उनमें अच्छा था और अच्छे कमांडर भी थे। He eventually died in 1799 while defending the fort of the Srirangpatnam against the British. अंग्रेजों के खिलाफ अपने किले श्रीरंगपट्टनम के किले की रक्षा करते हुए उनकी डेथ हो गई 1799 में। एंड द ब्रिटिश प्लेस द ओल्ड रूलिंग फैमिली ऑफ मैसूर, अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश हुकूमत ने वापस मैसूर की जो पुरानी रूलिंग फैमिली थी उसको ही सत्ता सौंप दी, इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मैसूर, और इनडायरेक्टली ब्रिटिश जो थी वो मैसूर को अपने कंट्रोल में उन्होंने ले लिया। तो स्टूडेंट बस आज इतना ही। थैंक यू।